नमस्कार सभी को। तो जीव विज्ञान की इस खास श्रृंखला में आज हम फिर उपस्थित हो गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। आज का प्रकरण जो है हमारा एक डिसीज पे है जिसका नाम है मलेरिया। क्योंकि सीजन भी है जहाँ पे मलेरिया के संक्रमण जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में जानना कि इसके पॉजिटिव एजेंट्स क्या हैं, ये किस तरीके से फैलता है, इसका रोकथाम कैसे किया जाए, तो इसके बारे में आज चर्चा हम करने वाले हैं। तो मलेरिया अगर देखा जाए तो मलेरिया क्या है, एक प्रोटोजोवन डिसीज है। प्रोटोजोवन डिसीज अर्थात यह प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाला एक रोग है, लेकिन यह प्रोटोजोआ के द्वारा डायरेक्ट नहीं फैलता। इसको फैलाने के लिए एक वाहक की आवश्यकता होती है जो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का कार्य करे। इस तरीके के रोग को हम वेक्टर बॉर्न डिसीज या वाहक जनित रोग भी कहते हैं। जैसे इस प्रोटोजोआ जो मलेरिया है वो एक तरीके के प्रोटोजोआ से फैलता है। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जिसके कारण ही ये मलेरिया रोग फैलता है, मलेरिया रोग का संक्रमण होता है। अब यह प्लाज्मोडियम इसका अगर जीवन चक्र देखा जाए तो ये प्लाज्मोडियम दो होस्ट में अपना जीवन यापन पूरा करने का कार्य करता है। एक जो प्राथमिक होस्ट या प्राइमरी होस्ट जिसको बोलेंगे वो होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो या फिर मादा एनाफिलीज मच्छर, और दूसरा यानी कि हम मनुष्य। तो ये अपनी जीवन यात्रा दो भागों में पूरा करता है, एक भाग मच्छर में और दूसरा भाग ह्यूमन में करता है। तो इसको फैलाने के लिए मच्छर सिर्फ एक मीडियम की भांति कार्य करता है। किस प्रकार से फैलता है? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मलेरिया से संक्रमित है, तो उस संक्रमित व्यक्ति को जैसे ही कोई फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट करती है, तो बाइट करने के साथ साथ उसका जो रक्त है वो उसके शरीर में पहुंच जाता है। और यही मच्छर अगर किसी ऐसे व्यक्ति को काटे जो संक्रमण नहीं है जिसमें मलेरिया का, और वो उसको बाइट करे, तो इस तरीके से वहां के जो भी स्पोरोजोइट्स हैं वो सीधे ह्यूमन के शरीर में इंजेक्ट हो जाता है और व्यक्ति जो है संक्रमित हो जाता है। इस प्रकार मलेरिया एक वेक्टर बॉर्न डिसीज या वाहक जनित रोग भी कहलाता है। तो प्लाज्मोडियम, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा। और फैलाने का काम जो वाहक है, वाहक अर्थात वेक्टर, जो वेक्टर का काम करता है उसका नाम क्या है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। मादा एनाफिलीज मॉस्किटो ही प्लाज्मोडियम को संक्रमित व्यक्ति से असंक्रमित व्यक्ति की ओर फैलाने का काम करता है। इसीलिए मलेरिया को वाहक जनित रोग भी कहा जाता है। वाहक जनित रोग कहा जाता है। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि वाहक जनित रोग क्या है या वेक्टर बॉर्न डिसीज क्या है? तो वेक्टर बॉर्न डिसीज ऐसे डिसीज होते हैं जिसमें जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा वो सीधे संक्रमण को नहीं फैलाएगा। संक्रमण फैलाने के लिए एक मीडिएटर की आवश्यकता होगी जो संक्रमित व्यक्ति से या संक्रमित जीव से असंक्रमित व्यक्ति की ओर फैलाने का कार्य करेगा। ऐसे रोगों को वाहक जनित रोग या वेक्टर बॉर्न डिसीज कहा जाता है। वेक्टर बॉर्न डिसीज। अब मलेरिया के प्रकरण के बारे में थोड़ा जानने के बाद आइए चलते हैं हम इसके इतिहास के बारे में कि किस प्रकार से मलेरिया के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की खोज हुई या किस तरीके से मलेरिया अस्तित्व में आया। तो सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैंसीसी। लैंसीसी नाम के एक वैज्ञानिक ने सन 1717 में लैंसीसी नाम के एक वैज्ञानिक ने बताया कि मलेरिया जो है वो 3 चीज़ों के संबंध से बनता है। उन्होंने कहा कि मलेरिया गंदगी, मच्छर
जहां पर भी होंगे वहां पर मलेरिया होगा। सिर्फ उन्होंने इतना ही बताया लेंसिसी नाम के वैज्ञानिक ने। उसके बाद एक साइंटिस्ट जो कि 1880 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेवेरन। लेवेरन ने सन 1880 में एक प्रोटोजोअन की खोज की और उस प्रोटोजोअन का नाम था प्लाज्मोडियम। उन्होंने प्लाज्मोडियम की खोज की और उन्होंने बताया कि जो मलेरिया रोग है वो प्लाज्मोडियम के कारण फैलता है। तो हम कह सकते हैं लेवेरन ने 1880 में प्लाज्मोडियम की खोज की, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की खोज की। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की खोज की और उन्होंने बताया कि मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसके लिए इन्हें 1907 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब ये तो हमको पता चल गया कि जो मलेरिया रोग है वो प्रोटोजोआ से फैलता है, लेकिन किस प्रकार से फैलता है इसके लिए एक और वैज्ञानिक जिनका नाम था सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस इन्होंने सन 1897 में यह खोजा कि जो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है इसको एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचाने का कार्य करता है वो करता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। उन्होंने खोजा कि फीमेल एनाफिलीज यानी कि मादा एनोफिलीज मच्छर। सर रोनाल्ड रॉस ने 1897 में यह बताया कि जो मलेरिया है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने के द्वारा फैलता है। इसके लिए इन्हें भी 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो खोज जो अगर हम देखें तो सन 1717 से प्रारंभ हो चुकी थी, या सन 1700 में पता चला कि जो मलेरिया है, मलेरिया का संबंध गंदगी और साथ में मच्छर के द्वारा है। उसके बाद सन 1880 में यह पता चला कि प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया रोग होता है, और जिसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? लेवेरन को, जिन्होंने 1880 में इसकी खोज की और इसके लिए उनको 1907 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद ये पता चला कि ये सीधे तरीके से मलेरिया कॉज नहीं करता। मलेरिया को फैलाने के लिए एक वाहक की आवश्यकता होती है। उस वाहक की खोज किसने की? सर रोनाल्ड रॉस ने सन 1897 में। उन्होंने देखा कि ये जो मलेरिया है वो कॉज तो करता है कौन? प्लाज्मोडियम कॉज करता है, लेकिन इसको फैलाने का काम कौन करेगा? मादा एनाफिलीज मॉस्किटो, जिसके लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। प्लाज्मोडियम अपना जो लाइफ साइकिल है वो 2 जीवों में कंप्लीट करता है, इसीलिए प्लाज्मोडियम को डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, अर्थात ये अपना जीवन यापन 2 जीवों में पूरा करता है। तो अगर हम इसकी जीवन यापन की बात करें प्लाज्मोडियम का जीवन, तो 2 जीवों में इसका जीवन चलता है। पहला जीवन, या जिसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी होस्ट, और दूसरा सेकेंडरी होस्ट, प्राथमिक और द्वितीयक होस्ट। अगर हम प्राइमरी होस्ट की बात करें, जहां पे जीव का या ऑर्गेनिज्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है, अर्थात वो लैंगिक जनन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, ऐसे होस्ट को प्राइमरी होस्ट कहा जाता है। जैसे इस प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र है उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज मच्छर में चलता है, तो प्राइमरी जो होस्ट है इसको क्या कहा जाता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। अगर हम बात करें सेकेंडरी होस्ट की या द्वितीयक होस्ट की, तो द्वितीयक होस्ट में हम लोग आ जाते हैं, यानी कि ह्यूमन, मनुष्य।
प्लाज्मोडियम का सेकेंडरी होस्ट है, जहां पे वो अपनी अलैंगिक प्रक्रिया को पूरा करता है। यहाँ पे अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जबकि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम अपने जीवन चक्र का लैंगिक जनन की प्रक्रिया करता है। तो इसीलिए कोई भी जीव जब अपनी जीवन प्रक्रिया को दो अलग अलग जीवों में पूरा करता है, उसको हम डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म। अब तक हमने मलेरिया के बारे में जनरल चर्चा कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने जाना कि मलेरिया किस प्रकार का संक्रामक बीमारी है, किस तरीके से फैलता है, कौन फैलाने का कार्य करता है। इसी में हमने वेक्टर बॉर्न डिसीज़ के बारे में भी पढ़ा। साथ साथ में हमने इसके इतिहास के बारे में भी चर्चा की कि इतिहास में किस तरीके से कौन कौन से वैज्ञानिक इस पे इन्वॉल्व थे इस डिसीज़ को खोजने में। अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जो मलेरिया को फैलाने वाला जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम की। तो जिस प्रकार से हम जानते हैं कि मलेरिया को फैलाने वाला जो रोगाणु है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की विश्व भर में 4 मुख्य जातियां हैं जो मलेरिया कॉज करने का कार्य करता है, जिसमें सबसे पहला देखें तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पहला। दूसरा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तीसरा प्लाज्मोडियम मलेरियाई। चौथा प्लाज्मोडियम ओविल। तो ये 4 मुख्य प्रजातियां हैं जो मलेरिया कॉज करने का कार्य करती हैं। पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, तीसरा प्लाज्मोडियम मलेरियाई और चौथा प्लाज्मोडियम ओविल। तो ये 4 मुख्य प्रजातियां हैं या 4 प्रजातियां हैं जो मलेरिया कॉज करने का कार्य करती हैं, जिसमें से मुख्य रूप से जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो भारत में पाया जाता है। भारत में सामान्यतः जो मलेरिया कॉज होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा होता है। और सबसे खतरनाक और सबसे डरावना जिसको हम कह सकते हैं जो मलेरिया कॉज कर सकता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इस मलेरिया से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ये मुख्य रूप से सामान्य रूप से अफ्रीका में पाया जाता है और भारत में भी पाया जाता है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई ये जो है अफ्रीका में, श्रीलंका में आदि स्थानों पर पाया जाता है। सामान्यतः भारत में ये दोनों स्पीसीज जो हैं वो कम पाए जाते हैं। आइए सभी के बारे में हम जनरल डिस्कशन करेंगे एक एक करके कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके के ये मलेरिया कॉज करते हैं। तो सर्वप्रथम सबसे पहला अगर देखें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सामान्यतः भारत में पाया जाता है। इसको अगर हम देखेंगे तो सामान्यतः भारत में पाया जाएगा। और ये जो मलेरिया है वो मुख्य रूप से ट्रॉपिकल कंट्रीज, एशिया में, अफ्रीका में, इस तरीके के देशों में मुख्यतः पाया जाता है। वाइवेक्स सामान्यतः आपको भारत में देखने को मिलेगा। इसका अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड अर्थात कि जैसे ही संक्रमित होने से जो फर्स्ट सिम्टम्स आएगा उनके बीच का जो टाइम पीरियड रहता है उसी को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इंग्लिश में इसको ऊष्मीयन काल कहा जाता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड आप याद रखें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी कंपटीशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इंक्यूबेशन पीरियड इनका 14 दिन का रहता है, अर्थात 14 दिन में ये अपना सिम्टम्स दिखाने का कार्य करते हैं। उसके बाद ये एक तरीके का खास मलेरिया कॉज करता है जिसका नाम है बिनाइन टर्शियन मलेरिया। ये बिनाइन टर्शियरी मलेरिया
कॉज करते हैं। ये एक मलेरिया का नाम है जो किसके द्वारा फैलाया जाता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा। इसके बाद एक और इसमें मुख्य बात याद रखनी है हमको कि इसमें 48 घंटे बाद ना, 48 घंटे बाद, हर 48 घंटे बाद इसमें तीव्र ज्वर आता है। 48 घंटे में या प्रत्येक 3 दिन में, प्रत्येक 3 दिन में ज्वर, या जिसको हम लोग कहते हैं फीवर, हर 3 दिन में ज्वर आता है। तो ये सामान्य लक्षण है किसके, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की। हम प्लाज्मोडियम के सभी प्रजातियों को इस तरीके से एक टैबुलेटेड फॉर्म पे हम इनको कुछ पॉइंट्स में चर्चा कर लेते हैं, जिससे हमको सारे मलेरिया के मुख्य बातें जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से पूछी जा सकती हैं वो हमको इस प्रकार से क्लियर हो जाएंगे और हमको याद भी रहेगा इस चीज़ के लिए। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करें तो वो किस प्रकार का मलेरिया कॉज करता है, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है, ये कॉज करता है बिनाइन टर्शियन मलेरिया। बिनाइन टर्शरी मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम बहुत ही घातक तरीके का होता है और ये सेरेब्रल मलेरिया कॉज करता है, सेरेब्रल मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरियाई जो है ये क्वार्टन मलेरिया कॉज करता है, और प्लाज्मोडियम ओवेल ये लगभग सिमिलर रहता है, ये माइल्ड टर्शियन मलेरिया कॉज करता है। अगर हम मलेरिया के प्रकार की बात करें तो इस तरीके के जो बिनाइन टर्शरी मलेरिया है, बिनाइन टर्शियन मलेरिया, यह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉज करता है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम द्वारा सेरेब्रल मलेरिया कॉज होता है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई द्वारा क्वार्टन मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम ओवेल जो है वो माइल्ड टर्शियन मलेरिया कॉज करता है। इसके बाद अगर हम इनके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, अर्थात इनका संक्रमण काल की बात करेंगे, तो बिनाइन या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इनका 14 दिन का रहता है। इसके बाद प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का भी इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का रहता है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई इनका इंक्यूबेशन पीरियड 28 दिन का रहता है, और प्लाज्मोडियम ओवेल इनका भी 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। उसके बाद अगर हम फीवर की बात करें, क्योंकि सभी में मलेरिया का ही एक लक्षण है कि इसमें हर दूसरे तीसरे दिन लगातार जो है फीवर आता रहता है चिल्डनेस के साथ, तो इसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि सामान्यतः भारत में पाया जाता है, इसमें हर तीसरे दिन में प्रत्येक तीसरे दिन में ज्वर आता है, प्रत्येक तीसरे दिन में ज्वर आएगा। साथ साथ में फैल्सिपेरम ये भी हर तीसरे दिन में, प्रत्येक तीसरे दिन या फिर 48 घंटे, यहां पर भी प्रत्येक तीसरे दिन में या फिर 48 घंटे। जबकि क्वार्टन मलेरिया में प्रत्येक चौथे दिन, प्रत्येक चौथे दिन या फिर हर 72 घंटे में फीवर आता है, जबकि इसमें हर प्रत्येक तीसरे दिन में, प्रत्येक तीसरे दिन में ज्वर आता है प्लाज्मोडियम ओवेल में। इस प्रकार से कौन सा प्लाज्मोडियम किस तरीके का मलेरिया कॉज करता है, इस चार्ट के द्वारा हम अच्छे से उसको समझ सकते हैं, और इनका इंक्यूबेशन पीरियड भी। मेनली एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से इसी के बारे में पूछा जाता है कि बिनाइन टर्शियन मलेरिया कौन कॉज करता है, कौन सा प्लाज्मोडियम कॉज करेगा, या सेरेब्रल मलेरिया जो है वो कौन कॉज करेगा। सबसे खतरनाक जो है या घातक जो मलेरिया है वो फैल्सिपेरम द्वारा फैलाया जाता है, इसीलिए इसको सेरेब्रल मलेरिया, क्योंकि ये मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, इसमें किडनी भी फेल हो जाती है कभी कभार अगर ये बहुत ही घातक रूप अगर ले ले। उसी प्रकार से क्वार्टन मलेरिया
प्लाज्मोडियम मलेरिया द्वारा फैलता है, साथ में ओवेल माइल्ड टर्शियन मलेरिया कॉज करता है। मुख्य रूप से एग्जाम में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के ही प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो ये चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस चार्ट को जो है आप ज्यों का त्यों अगर बना लें और इसी के साथ साथ में दिन और इनका जो फीवर आने का टाइम पीरियड है वो आप लर्न कर लेंगे तो आपको कंपटीशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। प्लाज्मोडियम के अध्ययन करने के बाद आइए जानते हैं कि इनके सिम्टम्स, मलेरिया के सिम्टम्स क्या होंगे। तो मुख्य रूप से जो सिम्टम्स होता है वो सबसे पहले फीवर आता है। फीवर भी कैसे आता है? ठंड के साथ, कपकपी के साथ फीवर आएगा, सिर में दर्द होगा, जी मचलेगा। अगर बहुत ही सीवियर कंडीशन है उस कंडीशन में सांस भी फूलने लग जाती है, साथ साथ में किडनी फेलियर के चांसेस भी रहते हैं और लास्ट में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ये मुख्य रूप से सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं मलेरिया के केस में। अगर हम इसके कंट्रोल की बात करें, रोकथाम की बात करें, तो भारत सरकार के द्वारा एक अलग से इसके रोकथाम के लिए एक विंग चलाया जाता है जिसका नाम है, इस रोकथाम के लिए सरकार NMEP अर्थात नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक प्रोग्राम है जिसका नाम है नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, शॉर्ट में इसका NMEP नाम है, जिसमें वो विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स को चलाते हैं। सफाई करना, उसके मेन कॉज को जो है दूर रखेंगे तो मलेरिया जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग। कंट्रोल के बाद इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट अर्थात उपचार की अगर बात की जाए तो मलेरिया का उपचार एक दवा, जो सबसे पुरानी दवा है, ओल्डेस्ट ड्रग बोल सकते हैं मलेरिया का, दैट इज क्यूनिन। क्यूनिन दवा के द्वारा मलेरिया की रोकथाम की जाती है, मलेरिया का उपचार किया जाता है। ये क्यूनिन एक पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है। उस पौधे का नाम है या उस पेड़ का नाम है सिनकोना ट्री। सिनकोना ट्री, क्यूनिन एक सिनकोना ट्री के छाल से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना ट्री के छाल अर्थात उसके बार्क से तैयार किया जाता है, जिससे इस मलेरिया को उपचारित किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सिंथेटिक दवाई हैं जो इन्हीं के डेरिवेटिव्स हैं। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, अन्य दवाई जैसे क्लोरोक्यूनिन भी मलेरिया के उपचार के लिए दी जाने वाली दवाई है। तो इस प्रकार से हमने मलेरिया के बारे में लगभग जो चीज़ें पूछी जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और एग्ज़ाम में जो पूछने वाली चीज़ें हैं वो हमने सभी डिस्कस कर ली हैं अच्छी तरीके से। इसमें एक चीज़ और रहती है जो अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल, वो किस तरीके से मच्छर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है, लैंगिक जनन चलता है, उसके बाद किस तरीके से वो ह्यूमन में आता है, ह्यूमन में वो कहाँ पे रिएक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है, इसके बारे में जानने के लिए हमको प्लाज्मोडियम का पूरा लाइफ चक्र यानी कि जीवन चक्र पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको इस लेक्चर से कुछ फायदा हुआ हो या अगर आप प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताएं, तो उसके लिए एक अलग से हम आपको जीवन चक्र के बारे में बताएंगे। और यदि आपको कुछ भी थोड़ा सा भी अगर आप बेनिफिट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं। इसे जो है आप अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं हर तरीके के एग्जाम के लिए, उनको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।